नगरी मैक्लोडगंज के ऊपरी क्षेत्र नड्डी से 7 दिन से लापता विदेशी का शव मिला है। अमेरिकी टूरिस्ट मैक्स लॉरेंज 8 नवंबर से लापता थे। उनकी तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और ट्रैकर्स की टीम लगाई गई थी। मौत की वजह फिसलना बताया गया है। बाकी जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मैक्स नड्डी के गुड़ामाता ट्रैक पर जाने के बाद रास्ता भटक गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने साथी अशोक को व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए दी थी और अशोक की सूचना पर एसडीआरएफ टीम के डीएसपी सुनील राणा की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के ऊपरी क्षेत्र नड्डी से 7 दिन से लापता विदेशी का शव मिल गया है। अमेरिकी टूरिस्ट मैक्स लॉरेंज 8 नवंबर से लापता बताए जा रहे थे। उनकी तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और ट्रैकर्स की टीमें लगी हुई थी और मौत की अभी तक जो वजह सामने आई है वो फिसलना बताई गई है। जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और पुलिस ने अभी तक जो कहा है उसके मुताबिक मैक्स नड्डी के गुड़ामाता ट्रैक पर जाने के बाद रास्ता भटक गए थे और इसकी जानकारी उन्होंने अपने साथी अशोक को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी थी और अशोक पर एसडीआरएफ की टीम के डीएसपी सुनील राणा की अगुवाई में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। मैक्स लोरेंजो नाम के अमेरिकन नेशनल थे, जिसके बारे में गुम होने की सूचना जो है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 8 नवंबर को हमें प्राप्त हुई थी और उस सूचना के साथ जो है वो कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे हमारे साथ, जिसमें मिस्टर मैक्स के इंटरेक्शन मिस्टर अशोक जो उनके जान पहचान के थे उनके साथ जो है वो कुछ इंटरेक्शन हुई थी, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर से लेके 7 नवंबर की रात लगभग 10 बजे के मैसेज हमारे साथ शेयर किए थे और जिसमें लिखा गया था कि जो लास्ट मैसेज था उसमें मिस्टर मैक्स का ये मैसेज था कि वो गुम हो चुके हैं और अंधेरा बहुत है, ही इज़ ट्राइंग टू कम डाउन, यानी कि नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन आप कहिएगा लगभग 7 दिन चलाने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमें आज उनकी बॉडी मिली है। इनके साथ मिस्टर करी जो उनके अंकल हैं मिस्टर डैन करी, वो भी आज पहुँचे हैं यहाँ पे, उनसे बात भी हो रही है और उनको पूरा का पूरा वाक़या बता दिया गया है एंड वी आर वेटिंग कि उसके बाद जो है बॉडी को नीचे लाया जा सके और कानूनी रूप से उनको पोस्टमार्टम करवा के बॉडी को उनके रिलेटिव्स के पास हैंड ओवर करवा सके। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। विचित्र, लगातार ये खबर प्रमुखता से हम दिखा रहे थे और अब ये खबर आ रही है कि टूरिस्ट मैक्स लॉरेंज जो है उनकी मौत की वजह फिसलना बताई गई है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ अहम तौर पर इसमें सामने निकल कर आया है। हिना, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी मौत की जो प्रॉपर वजह है वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है। हाँ, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिसलने से ही उनकी मौत हुई होगी, क्योंकि में या जिन हालातों में जो है मैक्स लॉरेंज का जो शव बरामद हुआ है उसे कहीं ना कहीं यही कयास लगाया जा रहा है कि ये देर रात को इनका पैर फिसल गया होगा और नीचे जाकर जो है वो खाई में जिस तरह से वो लुढ़के हुए थे, जिस तरह से उनका शव वहां पर बरामद हुआ है, वो जो है वो हो सकता है कि फिसलने से उनकी मौत हुई हो। लेकिन आज जब पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही जो प्रॉपर इसका पता चल पाएगा कि मौत की वजह आफ्टर ऑल क्या है। बड़ी बात यह है हिना, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कश्मीर की तर्ज पर जो है वो धर्मशाला का जो पर्यटन स्थल है वो डेवलप हुआ है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो धौलाधार की जो बड़ी लंबी श्रृंखला है जो कि स्नो कवर्ड रहती है 7-8 महीने तक, वो जो है सहज ही अपने जो तमाम दर्शक या जो तमाम जो सैलानी होते हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको आकर्षित करती है। बहुत से लोग जो है फिर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और यहाँ पर त्रिउंड, इंद्रहार, यहाँ ऊपर जो और भी पासेस हैं, कालीडल होते हुए जो है करेरी लेक से होते हुए, करेरी पास से होते हुए जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा यानी चंबा तक जो है वो जाते हैं। इनफैक्ट मणिमहेश यात्रा भी कई बार जो है वो लोग इसी पास से होते हुए करते हैं। तो बहुत से लोग जो है यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जो है कई तरह के मेडिटेशन सेंटर भी हैं, कई तरह के जो है इस तरह के एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पर होती है। तो बहुत से टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो कई बार जो है वो फिर इन वादियों में जो है
जाते हैं बिना किसी को जानकारी दिए हुए, बिना किसी गाइड के, और कहीं ना कहीं जो है वो खो जाते हैं, और खोने की वजह से जो है इस तरह के हादसे जो है वो पेश आते हैं। हम लोग अगर माझी में भी देखें ही ना, तो साल 2013 में भी 2 फ्रांसीसी जो ट्रैकर्स थे वो लापता हुए थे, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन साल 2013-16 में जो है उनके कंकाल वहां पर जो है पाए गए थे, और जब डीएनए टेस्ट लिया गया तो फिर मालूमात हुई थी कि दोनों फ्रांसीसी ट्रैकर्स थे जो कि 2013 में जो है लापता हुए थे धर्मशाला की इन वादियों में। उसके बाद जो है धर्मशाला के ही रहने वाले 4 से 5 युवक जो हैं वो चले गए थे और जो स्नो स्टॉर्म होता है उसमें फंस गए थे, और उसमें फंसने के बाद जो है फिर बामुश्किल जो है वो जानकारी साझा की गई थी, और जब गया था तो उसमें से कुछ की जान चली गई थी और कुछ जो है वो जिंदा वापस लाए जा सके थे। तो कहीं ना कहीं जो है इस इतनी बड़ी स्नो पीक्स में और इतने बड़े इन पासिस में जो है जो गाइड ना होने की वजह से जो है ऐसे लोग जो है रास्ता भटक जाते हैं। सैलानी आते तो हैं, लेकिन खूबसूरती की तरफ जब खींचे चले जाते हैं तो फिर रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल यहाँ पर रहता है, हिंसक जंगली जानवरों का खतरा हमेशा यहाँ पर बना रहता है। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो आजकल जिला प्रशासन के समक्ष भी रहती है कि बहुत से सैलानी जब आते हैं तो चोर दरवाजों के जरिए जो है वो चले जाते हैं। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी जो नगर निगम के मेयर हैं उनसे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, तो कि सिर्फ 2 ही चेक पोस्ट हैं, एक गलू में लगाई गई है और दूसरी जो है वो मैक्लोडगंज के नड्डी में लगाई गई है। तो 2 चेक पोस्टों के बावजूद भी जो है लोग चोर दरवाजों से जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो करेरी की तरफ हो, चाहे वो फिर इंद्रहार की तरफ हो, चाहे वो फिर त्रिउंड की तरफ हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस चुनौती से पार पाना होगा ही ना। और सैलानियों से लगातार न्यूज़ 18 यही अपील करता है कि क्योंकि सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, बहुत से सैलानी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आएंगे, तो वो लोग जो है वो कम से कम या तो अपने साथ गाइड लेकर जाएं या फिर जो अपनी जानकारी जो जरूर साझा करें, या बिना मतलब के जो है वो इन जगहों पर बिल्कुल न जाएं। बिल्कुल विचित्र, आपने बहुत ही सही बात यहाँ पर कही है कि अपनी सुरक्षा है, और जब हम इस तरह के दुर्गम क्षेत्रों में जा रहे हैं तो कम से कम जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के गाइड हैं, लोकल हैं, उनसे हम लोग जरूर जो भी सैलानी है वो हेल्प लें। विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत ओयल के समीप जंगल से रात में तस्करों ने चंदन के 8 पेड़ काट डाले, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंच जाने से वो लकड़ी नहीं ले जा पाए। तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया कि 2 बजे प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर के समीप जंगल में पेड़ की आवाज सुनी और प्रकाश ने तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रधान दिनेश कुमार को दी। पंचायत प्रधान दिनेश कुमार ने इस संबंध में पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लकड़ी बरामद कर ली गई, लेकिन तस्कर भागने में कामयाब रहे। मुझे रात को करीब 2:15 बजे मेरे यहाँ डीएवी स्कूल के पास एक गांव है ओयल, वहाँ पर एक प्रकाश चंद का जो वहाँ का व्यक्ति स्थानीय है उसका फ़ोन आया कि प्रधान जी हमारे घर के सामने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है चंदन के पेड़ काटने वाले चोर गिरोह आया हुआ है। तो मैंने तुरंत उनका फ़ोन काट के फिर मैंने चौकी फ़ोन किया। चौकी से भी मुझे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ से 2 गश्त वाले थे, वो गए वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है वो जो वन काटने वाले, चंदन काटने वाले ज़्यादा संख्या में थे, तो वो आए और चले गए। वो अफसोस है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े जिम्मेदारी के साथ लोग वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई है। पुलिस ने भी मौका पर जल्दी नहीं पहुँचे वहाँ जाके, और फॉरेस्ट वाले जो गार्ड थे उन्होंने वहाँ पर अपनी कार्रवाई करने लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कोई गश्त ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आंचल ठाकुर ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण भारतीय खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुबई से 4 रजत पदक लेकर लौटी आंचल ठाकुर का मनाली पहुंचने पर उनके परिजनों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर आंचल ने कहा कि भारत को दुबई जैसे देश से सीखने की जरूरत है। दुबई में बनावटी यानी कृत्रिम स्कीइंग स्लोप बनाए गए हैं और मूलभूत सुविधाओं पर वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर भारत सरकार इस ओर ध्यान देती है तो खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आएगा। आंचल ठाकुर ने कहा कि इससे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता था और अब 4 रजत पदक जीते हैं। अगला लक्ष्य अब देश के पदक जीतना है। उन्हें फरवरी महीने में फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप में शीर्ष 30 में अपना स्थान बनाना है। साथ ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य 2026 में इटली में होने वाले ओलंपिक में भी स्थान बनाना है।
ऐसे स्पोर्ट्स में जो कि इंडिया में पॉपुलर उतना नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स में एक गांव से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना और अपने देश के लिए पहला इंटरनेशनल मेडल जीतना, ये मेरे लिए एक ऐसा सपना था जो कि आज मेहनत से पूरा हुआ है। तो सभी का, पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा है। आप सभी का सपोर्ट भी मैं कहना चाहूंगी शुरू से रहा है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं। वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। वो हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था और अब ये बेहद खुशी की खबर कि उन्हें अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कौल सिंह ठाकुर ने बड़ी बात कही है। प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री से नहीं बनेगा। विधायकों की राय लेने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में सिर्फ जयराम ठाकुर जीतेंगे और बाकी सब साफ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर कौल सिंह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। आपकी अध्यक्ष से पूछ लेते हैं, आपकी पसंद कौन है? देखिए, हमारी पसंद पे नहीं है ये, जो जैसा ठाकुर साहब कह रहे थे कि जो चुनाव के मैदान में है वो कौन कौन इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी वॉइस क्या है, उनका मानना क्या है, वो क्या चाहते हैं, फिर हाईकमांड के सामने वो बात रखी जाए। हाईकमांड ही अंततः इसका फैसला करता है। बहुत जगह हमने देखा आपको बोलते हुए कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो आप भी हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। मैंने हमेशा कहा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमारे विधायक 45-50 चुन करके आएंगे, पार्टी हाईकमांड ऑब्जर्वर भेजती है। ऑब्जर्वर फिर सबकी विधायकों की राय लेते हैं, पार्टी की जो हमारी अध्यक्षा है उनकी राय भी लेते हैं और उसके बाद जो है पार्टी फैसला करती है कि कौन किसको जो है ये ताज पहनाना है। मंडी क्या कह रही है? मंडी देखना, अपने मंडी 8 आने वाली है। मंडी में 10 में से 9। बिल्कुल, कांगड़ा में 11-12 सीटें आने। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, आप अकेले जयराम ठाकुर को जिता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो एक मात्र जयराम ठाकुर ही होंगे? जयराम ही रहेगा, बाकी सब साफ है। दूसरा ऐसा है, हिमाचल के लोग जो है ना, उनका अपना चरित्र है, वो बिकने वाले नहीं है, न इनको कोई खरीद सकता। मंडी से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावों के आकलन में जुटे हुए हैं और लोगों का अच्छा फीडबैक भी उन्हें मिला है, लेकिन वो कर्म करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। बताई कि टक्कर केवल भाजपा और कांग्रेस पे ही होगी। 12 नवंबर को मतदान हो गया है और मतदान के बाद अब नेताजी किस तरीके से अपनी थकान मिटा रहे हैं वो जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी सदर से मौजूदा विधायक और भाजपा के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी के कार्यालय के बाहर। उनके घर में ही उनका कार्यालय है। हम अंदर जाकर देखेंगे कि जो नेताजी हैं वो चुनाव के बाद अब थकान मिटा रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जब हो जाता, मतदान जब हो जाता तो उसके बाद बहुत सा जो है वो विश्लेषण होता है। आपके पास आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं कि यहाँ कितना परसेंटेज वोट पक्ष में, कितना दूसरे के पक्ष में। तो अब चलिए, अब हम जाकर अंदर देखते हैं कि आखिर नेताजी का जो शेड्यूल है वो क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा दें, शायद सर काम में व्यस्त हैं आप शायद। अच्छा, मतदान हो गया, बड़ी लंबी भागदौड़ रही सभी नेताओं की और चुनाव के दौरान व्यस्तता इतनी रहती थी कि सुबह से लेकर शाम तक ना दिन का पता ना रात का पता। तो अब अगर हम बात करें तो अब नेताजी थकान कैसे मिटा रहे हैं? थकान तो नहीं, पर कल का दिन मैंने रेस्ट किया, संडे का दिन था और कार्यकर्ता फिर भी आए थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनको कल शाम तक भी वो बैठे रहे, बातचीत करते रहे, क्योंकि विश्लेषण करना जरूरी समझते हैं लोग, तो इसलिए आए थे। कल 4 बजे 4:30 बजे फिर मैं अपने चला गया था रेस्ट करने और आज सवेरे से ही लोग आना शुरू हो गए थे और अभी काफ़ी लोग आकर चले गए, क्योंकि मतदान करने के बाद लोग अपने बूथ के बारे में, इलाके के बारे में और थोड़े चुनाव के बारे में डिस्कशन करने आते थे। कार्यकर्ता आपके पास पिछले कल भी आपने बताया कि लोग आए, आज भी आपके पास लोग हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद ही हैं और शायद आपको फीडबैक देने ही आए हैं। तो क्या कुछ मंथन में निकल कर सामने आ रहा है? क्या फीडबैक मिल रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कड़ा मुकाबला रहा इस बार? फीडबैक
तो मैं क्योंकि इतने चुनाव लड़ा हूँ और मैंने लोगों का मूड देखा है, फीडबैक के हिसाब से भी अच्छा फीडबैक आ रहा है। और दूसरा मुझे लोगों के बारे में मैंने देखा है कल जो परसों जो चुनाव के दिन, तो एक अच्छा रिस्पांस था। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के। बीरवा के वानीहामा और उसके आसपास के इलाकों में आधुनिक दौर में भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना है। खासकर छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है। छात्र अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की अपील की है ताकि लोगों को हो रही समस्या समाधान हो सके। यहाँ पे ये वानीहामा गाँव है, यहाँ पे कोई इंटरनेट जो टावर्स हैं, नेटवर्क चाहे जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, उस सिलसिले में यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी किल्लत है। इस सिलसिले में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्हें चाहे फॉर्म जब भरने होते हैं या पढ़ाई करनी होती है, उस सिलसिले में उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या कुछ मसाइल रहते हैं यहाँ पे जो नेटवर्क के हवाले से। जी, मेरा नाम समीर अली मीर है और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल इंटरनेट के लिहाज से होते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई, आजकल की पढ़ाई जो ऑनलाइन बेस्ड होती है, इसलिए हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताइए किस तरह की मुश्किलात रहते हैं नेटवर्क के हवाले से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह टावर्स लगे होते हैं, हर जगह नेटवर्क रहता है, हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इस गाँव में, इस इलाके में ये सारी चीज़ें न होने से कितने मुश्किलात खासकर स्टूडेंट्स को होते हैं। जी, सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप यहाँ आए, क्योंकि हमारी मतलब सदा कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए, नेटवर्क एक ऐसा मसला है, आज की जदीद टेक्नोलॉजी में नेटवर्क हर जगह है और ये डिजिटल इंडिया है। ये एक ऐसा गांव है ज़िला में, तहसील बीरवा में, वानीहामा इसका नाम है। यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, जो कि मतलब इससे पहले समीर अली बोल रहा था जियो, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एयरटेल के भी नहीं है। इसके ये यहाँ तो होंगे लेकिन मेरे वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। और मतलब आज के जदीद टेक्नोलॉजी में मतलब आजकल के खासकर तालिब इल्म को बहुत परेशानी होती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है हमें, मतलब तब नोटिफिकेशन आती है फॉर्म्स की जब उसका लास्ट डेट ख़त्म होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, बताइए आप किस तरह की मुश्किलात रहते हैं पढ़ाई के, जब फॉर्म भरने होते हैं तो उस वक्त क्या हवाले से क्या कुछ दिक्कतें रहती हैं आपको? सर, जैसे कि मीर जहांगीर ने पहले ही बताया, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पहले बताया कि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। देखो, नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से हर कोई स्टूडेंट आज ऑनलाइन क्लासेस लेता है, पर हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू है। हमें पता ही नहीं चलता, अगर कोई फॉर्म भरना हो या कोई भी और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना हो, तो हमें 2-4 दिन के बाद तब तक फॉर्म का लास्ट डेट हो चुका होता है, और उसकी वजह से हमें नेटवर्क इशू बहुत बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं, इस वानीहामा बीरवा का ये इलाका जो है, नेटवर्क न होने की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं इन स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, तो इस डिजिटल जदीद दौर के टेक्नोलॉजी के दौर में ये गाँव यानी इंटरनेट से, यानी नेटवर्क से ये महरूम होना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और ज़रूरत है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कम से कम यहाँ टावर्स लगाए जाएँ, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या BSNL का हो, ताकि खासकर स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई आज नेटवर्क के जरिए से होती है, ताकि इनकी मुश्किलात जो है उनका अजाला हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, वानीहामा बीरवा। कुपवाड़ा जिले घाटी के 2 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप गोवा में जम्मू कश्मीर के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोनों बच्चों की इस कामयाबी के बाद लोलाब में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ के लोग अपने इन बच्चों पर बेहद फख्र महसूस कर रहे हैं। चैम्पियनशिप खेलने गई थी गोवा के लिए और माशाल्लाह से मैंने गोल्ड लिया। मेरा ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल के लिए जाऊं और गोल्ड लेके आऊं, तो मेरा ये सपना जो था वो पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूं। और मेरा ये सपोर्ट रहा मेरी फैमिली, मेरे कोच और मेरे टीचर्स का। दूसरे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँ,
पापा ने मुझे कभी नहीं रोका, इवन मेरी फैमिली ने कभी नहीं रोका कि मतलब कि गर्ल्स को ले जाना चाहिए आगे, क्योंकि गर्ल्स कुछ भी कर सकती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन गर्ल्स कभी नहीं डरती। वो जो पॉइंट पकड़ती है उन्हीं पे चलती हैं। अगर आप अपने लड़कियों को सपोर्ट करोगे, अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे, वे ज़रूर आगे जाएंगे। मैं इस वक्त बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था और मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं सभी जो पेरेंटों से और सभी मेरे भाइयों से यही मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप कागज़ की ओर मत जाइए, आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए। स्पोर्ट्स में आपका बहुत ही अच्छा फ्यूचर बन सकता है और आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी यानी कि सेटल हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। खुश साई बच्ची मेडल माय कामयाब गसित गोवा पे इथे कन गसन सारी इंटरनेशनल लेवल पे इथे कन गसन सारी पेरेंट पन बच्चन सोजन रुकावन गसन की तमाम पेरेंटन वालिदैन गुजारिश करा लड़की छन लड़कसन खत कम कहीं तन रुकावन गसन कहीं। बेस्ट चीज़ है कि बहुत खुशी की बात है, लाइक 2 स्टूडेंट्स आगे गए गोवा, इनफैक्ट 2 ही स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के गए थे और दोनों ने गोल्ड लिया। एंड क्रेडिट गोज टू देयर फर्स्ट स्टेप एंड इनके पेरेंट्स को, कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें। बट आज तक जो सपोर्ट है अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो ये वो बच्चे हैं जो खुद भी चाहते थे स्कूल में भी कि नहीं प्रैक्टिस करनी है, कोच है एंड ऑल दैट। तो यही है कि बच्चे पहले खुद रेडी होने चाहिए, प्लस हमारा सपोर्ट ऑलवेज रहेगा। टीचर्स को हमारी यही कोशिश हमेशा होती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें भी बच्चे आगे आए। तो यही अब ख्वाब है कि ये दोनों बच्चे अब अपनी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो होपफुली इनमें ऐसा टैलेंट है, प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट और हमारा सपोर्ट तो है ही है, तो बहुत आगे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान और बिलखुसूस हमारे बच्चे जो है अब हर शोबे में पढ़ाई का शोबा हो, खेलकूद का शोबा या फिर स्पोर्ट्स का। जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान आज हर शोबे में अपना नाम कमा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे ये 2 बच्चे, होनहार 2 बच्चे जिन्होंने कराटे चैम्पियनशिप यानी गोवा में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ और उसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो है जम्मू कश्मीर के लिए हासिल किए। और आज इस पूरे इलाके में इस हवाले से खुशी की लहर है। तो उम्मीद यही है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात को खैरबाद कह के स्पोर्ट्स शोबे में हो और अपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क का नाम भी रोशन करें। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नेटवर्क 18 के लिए लोला वादी से याहिया सुल्तान। बेहतर बाल स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण की बेहद आवश्यकता है और इसके बारे में लोगों को खासतौर से सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर को जागरूक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ने जिला उधमपुर के ब्लॉक मुख्यालय घोडी में पोषण अभियान पर 1 दिवसीय मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं को मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें ये भी जानकारी दी गई कि अगर पहली बेटी पैदा होती है तो 6,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए हम ब्लॉक लेवल पे पहले हम फंक्शन कर रहे हैं। अब हम इसको आगे मतलब पंचायत लेवल पे ले जाएंगे। हर पंचायत में छोटा ही फंक्शन होगा लेकिन अवेयरनेस होगी। हमारे PRIs का इसमें अहम रोल है, हमारे वर्कर का इसमें अहम रोल है, हमारे हेल्पर का इसमें अहम रोल है। और जब ये टीम हमारी ये घर की टीम है, जैसे पंचायत और सोशल वेलफेयर ICDS, ये एक घर जब मजबूती से चलेगा, पंचायतें साथ साथ चलेंगी, फिर ये कामयाब स्कीम होगी। और हमें आज हमारा मिशन यही है कि PRIs भाई जो हमारे आए हैं, हमारी BDC मैम आई है, हम यही इनको रिक्वेस्ट करें और इनका भी हमें फुल सपोर्ट है। मतलब आगे भी जो भी हमारी स्कीमें हैं वो आगे ले जानी है ताकि हमारे जो स्टाफ है ये इस पर फोकस करे। जिला कठुआ की बनी तहसील में आग लगने के कारण 2 दुकानें और 2 घर जलकर राख हो गए। दोपहर बाद DC कठुआ और SSP कठुआ ने आग पीड़ितों की मदद के लिए 10-10 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की और उन्हें हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। आज अर्ली मॉर्निंग में संभवतः जो भी कारण दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स थे जिनमें नीचे दुकानें थी ऊपर मकान थे, वैसे 2-3 स्ट्रक्चर्स में आग लगी है। अभी मैंने और SSP साहब ने साथ में विज़िट किया है। अर्ली मॉर्निंग होने के बाद भी यहाँ पे
प्रशासन, पुलिस, आर्मी, कंसर्न विभाग और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ की लोकल जनता है, उसके आपसी सहयोग से सबसे अच्छी बात ये रही कि उस आग पे काफ़ी जल्दी काबू पाया गया। किसी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ, वो एक बहुत अच्छी बात रही। और जो भी माली नुकसान और लोगों का हुआ है उसमें भी, जैसा अभी हमने लोगों से चर्चा में भी कहा, अभी हमने सांकेतिक की है सभी लोगों की, जो चाहे किराएदार हों चाहे मकान मालिक हों, जिनका नुकसान हुआ है। और अभी हम अपने विभाग के माध्यम से, रेवेन्यू विभाग के माध्यम से आकलन भी करा रहे हैं, जिसकी जो भी सहायता होगी वो सहायता भी की जाएगी। अभी प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, रेवेन्यू आकलन भी करेगा और जो भी उसके अलावा सपोर्टिंग राशि चाहिए होगी उसका भी आकलन करके हमको भेजेगा, हम वो भी देंगे। रामबन में भारतीय सेना ने रामबन और आसपास के क्षेत्रों के वंचित छात्रों के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के लिए 50 दिनों के प्रोजेक्ट की शुरुआत करके एक और नेक पहल की है। रामबन के दूरदराज के इलाके शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी से बुरी तरह प्रभावित है, इसलिए इस प्रोजेक्ट से ऐसे छात्रों को होगा। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग 2022 भारतीय सेना का लगातार तीसरा फेज है। कोचिंग के लिए 14 लड़कियों और 52 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 50 दिनों तक चलने वाले इस कोचिंग सेशन का उद्देश्य छात्रों को सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ उनके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम के रूप में काम करना है। कान्या राजपूत है और मैं गागवान में रहने वाली हूँ। और मेरे को आर्मी की वजह से पता चला कि कोचिंग होती है इधर तो मेरे पापा ने मेरे को रजिस्टर करवाया, बोला कि आप इधर में और मैं इधर। मेरा नाम मोहम्मद रिहान है, मैं न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। मैं बेसिकली मैत्रा रामबन से हूँ, गोविंदपुरम में मेरा घर है। मेरे पापा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और मेरे को सैनिक स्कूल के फॉर्म के बारे में आर आर्मी के द्वारा पता चला। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इधर आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं इनके द्वारा कोचिंग ले रहा हूँ 45 डेज़ की, जो कि आप भी ले सकते हो। और आर आर्मी हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूँ और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो मेरी एम है सोल्जर बनना बड़े होके, तो ज़रूर मैं अपनी एम को आर आर्मी के द्वारा सुचाकित करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम मोहजिब, मैं मित्र रामबन गोविंदपुरा से न्यू कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट और गुजार है आर्मी अपनी के, इंडियन आर्मी के और अपने स्कूल के टीचर्स के, जो हमें पढ़ाएंगे, जो हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम इस इम्तिहान को पास कर सकें। हम सैनिक स्कूल के बारे में पहले से थोड़ा जानते थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में दूर दराज के लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं,